हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज है हमारी एलटी क्लास 28 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 3 के हम काफी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। तो चलिए एक बार अपने सिलेबस में चेक करते हैं कि हमने यूनिट 3 के क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। यूनिट 3 जैसा कि आप जानते ही हैं, यह हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग से रिलेटेड आपका यूनिट है। इसमें हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, फेजेस, लेवल्स, थ्योरीज, मॉडल्स। मॉडल्स के ऊपर मैंने अलग से डिटेल में भी वीडियोस डाले हैं, उसको भी आपने चेक किया होगा। फिर आपके टीचिंग एड्स जो होते हैं उसके ऊपर हमने यहाँ पर काफी सारे जो एमसीक्यूज थे वो कवर किए थे। आईसीटी को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। इनोवेटिव टेक्निक्स आपकी टीचिंग में क्या क्या होती है इसको हमने डिटेल में भी समझा था। माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग, टीम टीचिंग, ब्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है। इसके बाद आपके कई सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे पीपीटी हो गया, इसके अलावा आपका ओएचपी हो गया, ई लर्निंग हो गया, प्रज्ञाता, दीक्षा, ये सारी ही चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो यूनिट 3 को हमने काफी कवर किया हुआ है। इसके अलावा इसकी कुछ डिटेल वीडियोस जो है वो मैं आपके मेंबर्स में के लिए भी डाल चुकी हूँ। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको काफी सारे डिटेल वीडियोस भी मिल जाएंगे और अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना यूनिट 4। यूनिट 4 जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा सा यूनिट है, लेकिन इसमें आपका क्या क्या है, यहाँ पर आपका एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड डेलिक्वेंट, बेसिकली सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कैटेगरी में जो आते हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जेंडर जेंडर इक्वलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर इनके लिए स्पेशल क्या प्रोविजंस किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। इसके अलावा हमने क्या क्या इनके लिए एक्ट्स वगैरह लाए हैं जिससे जो है इनकी एजुकेशन को अच्छा किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आपके इस वाले यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनके एमसीक्यूज। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन इंडिया हम किसे कहेंगे। तो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स या मार्जिनल जो आपके ग्रुप्स होते हैं ये हम किसे कहते हैं, जो आपके एससीज, एसटीज, अदर बैकवर्ड कैटेगरीज जो होती है आपकी, ओबीसीज में आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, गर्ल्स में अभी आपकी डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आ जाती है, क्योंकि बहुत समय तक जो है इन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। इसके अलावा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जिन्हें किसी प्रकार की विकलांगता है, उन्हें भी इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा जो रूरल एरियाज में, गांव में रह रहे हैं, ऐसी एरियाज में जहां सुविधाएं नहीं है वहां रह रहे हैं, उनको भी आपका इस कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर आपके वीकर सेक्शंस हो गए, चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिलीज जो बीपीएल कैटेगरी को बिलोंग करती है, ये सभी आपके डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आ जाते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका। हायर स्टडीज के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो? ट्राई करो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एलपीयू नेस्ट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने फेवरेट कोर्स के ऊपर 60, 70 बल्कि 100% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्कॉलरशिप अवेल करनी है, इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो में सारी डिटेल्स चेक करो। गो फॉर इट। इसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो है इक्वालिटी और इक्विटी का। ठीक है, इक्वालिटी और इक्विटी से हम क्या समझते हैं। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो ये रेफर करती है जहां पर सभी लोगों को एक जैसे राइट्स मिले होते हैं, यानी आपको समान अधिकार है, समान आपको अवसर मिलेंगे, एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, ये होता है आपका इक्वालिटी। ठीक है, सबको एक जैसी ही चीजें जब प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन यहीं पर एक टर्म और आता है आपका, जो है आपका इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी को हम कहते हैं साम्यता। ठीक है, वहां पर बात आ रही थी किसकी, समानता की, यहाँ पर क्या कहते हैं हम इसे, साम्यता। अब साम्यता क्या है, जहां पर फेयरनेस की बात होती है, जहां पर निष्पक्षता की बात होती है। यहाँ पर देखो, हम अगर सबको एक जैसे रिसोर्सेज बांट दे, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज दे, तो सब एक लेवल पे नहीं आ पाएंगे। अगर कोई ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो हमें उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, वो हमारा मेन स्ट्रीम में आ पाएगा। तो इसको देखो, आप इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर बना हुआ है आपका, ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी में क्या किया गया, देखो सबकी हाइट डिफरेंट थी, ये 1 जो है इसकी हाइट डिफरेंट थी, 2 की डिफरेंट, और 3 सबसे छोटा है, लेकिन सबको एक जैसे बॉक्सेस पर ही खड़ा कर दिया गया। ये है इक्वालिटी, जिसे हम समानता कहते हैं। लेकिन अगर हमको एक ही लेवल पर इनको लाना है, सबको जो है बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
देखिए इसकी हाइट है कि ये आराम से इन फेंसेस के ऊपर तक आ सकता है, देख सकता है इस मैच को। लेकिन इसकी हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन की हाइट के लिए हमें एक बॉक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो ये थर्ड पर्सन है वो इतना छोटा है कि हमें इसको दो बॉक्सेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ रिसोर्सेस का इक्वल अलॉटमेंट नहीं होगा, यहाँ रिसोर्सेस उसको ज्यादा प्रोवाइड करे जाएंगे जिसको ज्यादा नीड है, ठीक है। जो ज्यादा डिसएडवांटेज्ड साइड पर है उसको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तभी ये लोग सब एक लेवल पर आ पाएंगे। इसको कहते हैं हम इक्विटी। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम यही कहते हैं कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनको हमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देने पड़ेंगे ताकि हम उनको एक लेवल पर ला पाए। अब हम करते हैं एमसीक्यूज और इनकी सहायता से समझने की कोशिश करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके यहाँ पर हमें क्या क्या समझने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, which of the following is the most effective way for a teacher to ensure equity for disadvantaged groups in the classroom? पहला ऑप्शन है providing the exact same resources to every student regardless of background. सेकेंड है इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विद इन द करिकुलम। थर्ड है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू compete फॉर लिमिटेड रिवॉर्ड्स। या फोर्थ है आपका सेग्रीगेटिंग डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स इनटू अ सेपरेट विंग ऑफ द स्कूल। तो देखिए अगर आपको इक्विटी लेकर आनी है डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके क्षेत्र की, मान लीजिए वो क्या है, वो लैंग्वेज वो दूसरी बोलते थे या किसी दूसरे ऐसे कल्चर से आए हैं जिसको अभी तक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपको उनकी लैंग्वेज, आपको उनके कल्चर को हम अपने करिकुलम में इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे कि हम उनको भी बेनिफिट पहुंचा सकें, ठीक है। और आंसर्स हमारे क्यों नहीं है यहाँ पर देखो, हम सबको सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये इक्विटी नहीं होती आपकी। स्टूडेंट्स को कॉम्पीट करें कि लिमिटेड रिवॉर्ड के लिए सबके सब कॉम्पीट करने लग जाए, सबके सब जो है प्रतिस्पर्धा करें और आपके पास रिसोर्सेज ही कम है, ये भी इक्विटी नहीं है। देन सेग्रीगेट कर दें, सेपरेट करना कभी भी स्टूडेंट्स को किसी भी आपके आधार पर सही नहीं माना जाता। आज की जो शिक्षा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, सबको उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग मौके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप आर टॉट अलोंग साइड टिपिकल स्टूडेंट्स इन अ रेगुलर सेटिंग इट इज कॉल्ड। क्या वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ नियमित परिवेश में पढ़ाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिए हम अभी बात कर रहे थे, ये आपकी क्या है, समावेशी शिक्षा। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि समावेशी शिक्षा किसके लिए है, सिर्फ डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए है, या आप कह सकते हैं सिर्फ एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए, सिर्फ विकलांग के लिए, नहीं, ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी है। नॉर्मल बच्चों को जब हम डिसएडवांटेज ग्रुप के साथ बैठा कर पढ़ाते एक ही कक्षा में, हम एक तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या है आपकी समावेशी शिक्षा, ठीक है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, which factor often negatively influences the education of learners from disadvantaged background? कौन सा कारक अक्सर वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति और भाषा का उपयोग, ऊपर से थोपा गया कठोर पाठ्यक्रम और शिक्षकों की रूढ़िवादिता, लचीली मूल्यांकन विधियां, सहपाठी सहयोग। देखिए नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करेगा ये आपसे पूछा है, आपको नेगेटिव वाला आंसर ढूंढना है। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि अगर आप पाठ्यक्रम में जो स्थानीय संस्कृति और भाषा उसका उपयोग करेंगे तो डिसएडवांटेज या जो आपका वंचित पृष्ठभूमि से आया है उसको फायदा होगा ना कि नुकसान। दूसरा है आपका यहाँ लचीली मूल्यांकन विधियां, देखिए सी वाला ऑप्शन ये भी बहुत सही है। अगर आप एक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे को, लर्नर को पढ़ा रहे हैं तो आपको अपनी मूल्यांकन विधियों में लचीलापन लाना चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। सहपाठी सहयोग भी सही है, तो ये सब तो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे। लेकिन बी वाला ऑप्शन चेक करो, ऊपर से थोपा गया कठोर पाठ्यक्रम, अगर आपका करिकुलम बहुत रिजिड है, भाई तुम्हें जो भी आता हो, हम यहाँ पर जो करिकुलम है वही तुमको सीखना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट आपने वो रूल रख दिया, शिक्षक जो है पहले से बहुत रूढ़िवादी हैं, तो ये सब जो है नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, which article of the Indian Constitution directs the state to promote the educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribes and other weaker sections? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के निर्देश देता है? मतलब स्पेशल यहाँ पर जो है ये रूल्स भी बना सकते हैं अगर इनको जो डिसएडवांटेज ग्रुप यहाँ पर एससीज एसटीज दिए, अदर वीकर सेक्शन दिए, इनके हितों की रक्षा करनी है, तो ये किस अनुच्छेद में आता है, ये आपका आता है अनुच्छेद 46 में, आर्टिकल 46 में। इस यूनिट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली क्या यहाँ पर आपके मेजर्स लिए गए हैं ताकि जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उनको जो है उनके हितों की रक्षा की जा सके, वो भी आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका,
The Right to Education RTE Act 2009 mandates what percentage of seats in private schools for children from disadvantaged and weaker sections। तो आपको पता ही होगा RTE 2009 का जो आपका एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी कंपलसरी है वो कुछ सीटें जो हैं वो वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे रिजर्व रखेंगे। तो वो कितना परसेंट है? 15%, 25%, 33%, 50%। तो ये आपका है सही ऑप्शन 25%। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका The reservation for OBCs in central educational institutions followed the recommendations of which commission? तो केंद्रीय शिक्षा संस्थान जो होते हैं वहां पर पिछड़े वर्ग के ओबीसीज के लिए कुछ आपकी सीटें जो है आरक्षित रखी जाती है। तो ये किस आयोग की सिफारिशों के बाद लागू किया गया था? कोठारी आयोग, मंडल आयोग, मुदालियर आयोग या राधाकृष्ण आयोग? तो ये मंडल आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू एनईपी what is the suggested pupil teacher ratio for schools in areas with a large number of socio-economically disadvantaged students? एनईपी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जो छात्र उनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक है तो ऐसे में पीटीआर रेशो मतलब क्या होता है? स्टूडेंट टीचर रेशो या प्यूपिल टीचर रेशो, कितने छात्रों पर कितने टीचर होने चाहिए, ये क्या होना चाहिए? 30:1, 25:1, 20:1, 40:1। तो ये आपका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी 25:1। अब ध्यान रखेंगे आरटी के अकॉर्डिंग आपका पीपल टीचर रेशो अलग है, एनईपी के अकॉर्डिंग अलग है। तो ये सब चीजें ना आप क्लियरली मेंशन करेंगे जब आप नोट्स भी बनाओगे। तो कई बार अगर कंफ्यूजिंग चीजें होती है ना उनको एक साथ लिख लिया करो कि जब रिवीजन भी करो तो वहां पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, वहां पर एक साथ सारी चीजें रिवाइज हो जाए आपकी। तो क्वेश्चन को समझ के देख के करना कि आपसे पूछा क्या है। पीटीआर जो पूछा है आपसे वो एनईपी के अकॉर्डिंग पूछा है या आरटी के अकॉर्डिंग पूछा है। और आरटी के अकॉर्डिंग आप लोग को फाइंड करोगे, मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, और कमेंट पे लिखकर बताना कि आपका आरटी के अकॉर्डिंग प्यूपिल टीचर रेशो कितना है। ठीक है, ये आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन एनईपी 2020 सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एसईडीजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसको इंक्लूड किया जाता है आपका सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में? जेंडर आइडेंटिटीज पर्टिकुलरली फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जोग्राफिकल आइडेंटिटीज विलेजेस स्मॉल टाउन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उसमें सभी को रखा जाता है। ठीक है, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे हो, चाहे जोग्राफिकल आइडेंटिटीज के बेसिस पर हो, इन सभी को यहाँ पर आपका डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अ चाइल्ड फ्रॉम अ कल्चरली बैकवर्ड बैकग्राउंड जॉइन्स योर स्कूल एज अ टीचर यू शुड। तो एक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा जो है बालक है हमारे पास, पृष्ठभूमि उसकी जो है वो ऐसी है जो सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी है, तो वो विद्यालय में अगर दाखिला लेगा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें तुरंत व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने की सलाह दें, उन्हें समान छात्रों के साथ एक अलग अनुभाग में रखें, उन्हें सामान्य कक्षा में रखें लेकिन उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था करें, उनकी पृष्ठभूमि को अनदेखा करें और उनके साथ अन्य सभी बच्चों जैसा व्यवहार करें। देखो हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी यही कहती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जिसको कुछ विशेष आवश्यकता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए वो प्रबंध करना है। जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड बच्चा भी जो है उस नॉर्मल स्कूल में एडमिशन अगर ले रहा है तो आपको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी जो ब्रेल में बच्चे को पढ़ा सके। ठीक है, जो उसके लिए टीचिंग एड्स भी आपको रखनी है उसी तरीके की रखनी है, बुक्स आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो ब्रेल में हो। अगर आप पूरी क्लास को रीडिंग करने के लिए कह रहे हैं तो वो बच्ची रीड नहीं कर सकती, लेकिन उस ब्लाइंड बच्चे को आप ऑडियो बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन से अलग है। समेकित शिक्षा जिसे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं उसमें क्या होता था, आपने बच्चों को एडमिशन तो दे दिया स्कूल में, जो भी वंचित समूह से या एक्सेप्शनल चाइल्ड है उसको दे दिया आपने एडमिशन, लेकिन उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि अगर आपने बच्चे को एडमिशन दिया है तो उसके लिए विशेष प्रावधान भी कीजिए, उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सामान्य कक्षा में ही रखना है लेकिन उसकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, What does reasonable accommodation mean in the context of inclusive education? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में उचित समायोजन से क्या तात्पर्य? विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल उपलब्ध कराना, समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उपयुक्त संशोधन करना, वंचित छात्रों के लिए उत्तीर्ण अंक कम करना या केवल निशुल्क आवासीय सुविधाएं प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, समान भागीदारी सुनिश्चित करनी है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी, इक्वल पार्टिसिपेशन आपको देना है। तो इसके लिए आपको जरूरी जितने भी मॉडिफिकेशन है, संशोधन है, वो आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो, आपके मेथड में हो, किसी भी तरीके से हो, आपको बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्न्ड बिहेवियर और एक्वायर्ड आइडेंटिटी? बायोलॉजिकल एज, मैचुरेशन, जेंडर, नन ऑफ द अबव। तो देखो, बायोलॉजिकल एज जो होती है, जैविक आयु, ये आपकी नेचुरल होती है, ठीक है, एक्वायर्ड नहीं है, बाय बर्थ होती है आपके जो आयु है। मैचुरेशन भी, ग्रोथ जो हो रही है वो इंटरनली हो रही है, ये भी क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। लेकिन जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है। जेंडर जो है आपका, ये क्या है कि हम जेंडर को ऐसे नहीं देखेंगे कि ये लड़की है या लड़का है, कौन किस तरह की एक्टिविटीज करता है। बहुत सारी एक्टिविटीज को जो है ऐसे जोड़ दिया जाता है कि ये तो बॉयज का काम है, ठीक है, बाइक चलाना या स्पोर्ट्स खेलना या फिर इस तरह बाहर जाकर काम करना, ये सब बॉयज का काम होता है। गर्ल्स का काम क्या होता है, घर में रहना या किचन के काम करना या गुड़िया से खेलना, ये इस तरीके की चीजें। तो ये क्या है, ये जेंडर डिफाइन करती है, ठीक है। तो जहां पे जेंडर की बात करेंगे हम, और अगर हम यहाँ पर तो ये डिफरेंट है, ठीक है, जेंडर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिलता है कि हमें लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है सोसाइटी की तरफ से, उसका मेन कॉज क्या है? प्री कंसीव सोसाइटल एंड इंडिविजुअल बिलीव्स अबाउट जेंडर, लिंग जेंडर के बारे में पूर्व कल्पित पहले से ही समाज में जो है अवधारणाएं बनी हुई है, और गरीबी। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके ये हैं, ओनली वन, टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही है, पहले से लोगों के दिमाग में नोशंस भी बने हुए हैं, पहले से ही मान्यताएं हैं। दूसरा, पोवर्टी, गरीबी भी इसका एक कॉज होता है। देखिए, अगर एक गरीब परिवार है, उनके मतलब दो बच्चे, एक लड़का है एक लड़की है, उन्हें पढ़ाई करवानी है, तो पढ़ाई पे भी देखिए खर्च होता है। तो क्या होता है ऐसे में, सबसे पहले किसकी पढ़ाई छुड़ाई जाती है, बेटी की, क्योंकि कहेंगे बेटी को तो क्या करना है, शादी करके हमें विदा करना है, इसे घर के ही काम करने हैं, लेकिन बेटा जो है उसे बाहर जाकर काम करना है। तो यहाँ पे पढ़ाई किसकी करवाई जाएगी, बेटी की कराई जाएगी। तो पोवर्टी कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि वो दोनों की एजुकेशन पे स्पेंड नहीं कर पाता परिवार, तो इसलिए वो भी एक कारण बन जाती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मेन एंड वुमेन इज, ठीक है, अगर पुरुषों और महिलाओं के प्रति निष्पक्ष हो अगर आप, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जेंडर इंटीग्रेशन, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये आपका क्या होता है, ये है जेंडर इक्विटी। अगर आप दोनों को जो है फेयर है, समान अवसर या फिर विशेष अवसर आपको किसे देने पड़ेंगे, क्योंकि लड़कियों को बहुत समय तक अवसर नहीं मिले, तो आपको यहाँ पर लड़कियों के लिए कुछ विशेष अवसर देने पड़ेंगे, कुछ सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, या कुछ आप उनके लिए फी में कुछ वो चेंज करोगे। तो इस तरीके के जो आपको अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लड़कियों को, ताकि उन्हें समान लेवल पर लाया जा सके, ये जेंडर इक्विटी हुई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जेंडर इक्विटी। अगर आप दोनों को समान, अब बिल्कुल बिल्कुल ही हर तरह से इक्वल कर दोगे, तो वो जेंडर इक्वालिटी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सेम लेवल पर लेकर आना है, तो जेंडर इक्विटी देनी है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, मतलब ये स्टीरियोटाइप्स ही है जो लोगों ने अपने दिमाग में पहले धारणाएं बना रखी है, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गई आपकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म जेंडर रेफर्स टू biological difference between men and women, socially constructed roles, behaviors and expectations associated with being male or female, occupational differences between men or women, या none of the above। देखो, जेंडर जो है ना, ये दो टर्म्स आपके डिफरेंस होते हैं, जेंडर अलग है, सेक्स अलग है। ये क्या है, ये आपका बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है, बायोलॉजिकली एक स्ट्रक्चर जो है वो अलग है मेन का विमेन का, ये आपका अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है, सोशली लोगों के दिमाग में क्या है कि लड़कों को क्या काम करने चाहिए, लड़कियों को क्या काम करने चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। लड़के हैं तो ऊंचा भी बोल सकते हैं, लड़कियां हैं तो उन्हें सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जो है समाज की, लड़कों को ये करना है, लड़कियों को ये करना है, वो चीज जेंडर में आती है, ठीक है। सेक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, वो जैविक रूप से जो अंतर है, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में, उसे हम कहते हैं। तो इसको आप समझिए। तो बी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। जेंडर क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस है जो मेल और फीमेल के साथ आपकी जुड़ी हुई है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। The gender gap in education refers to the difference in literacy rates between men and women, the difference in enrollment and access to education between men and women, the difference in educational attainment between different genders, या none of the above। एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लैंगिक अंतर या जेंडर गैप की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पर जो एजुकेशनल अटेनमेंट है डिफरेंट जेंडर्स का, वो अलग है। यानी कि
हाँ, बहुत समय था। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लगे और लड़कियाँ काफ़ी एग्ज़ाम्स में टॉप भी करती हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आप परसेंटेज वाइज़ चेक करने की कोशिश करेंगे, तो बॉयज़ ज़्यादा एजुकेटेड होते थे। लड़कियों की अक्सर ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी बीच में, तो लड़कियाँ उतना पढ़ लिख नहीं पाती थी। तो एजुकेशनल अटेनमेंट जो था, शैक्षिक उपलब्धि जो थी, वो लड़कों की ज़्यादा थी, लड़कियों की कम थी। इसी को हम शिक्षा में लैंगिक अंतर के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये हमने आज क्वेश्चंस किए आपके, जो डिसएडवांटेज ग्रुप की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्या उनके लिए प्रोविजंस हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसको आप अदर बुक्स में भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि आपको इस वाले यूनिट से किस तरीके से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। बाकी डिटेल कुछ वीडियोस में आपका मेंबर्स के लिए भी डालूंगी, यूनिट 4 में से भी। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस हमारे चैनल पर जाना है, जहाँ सब्सक्राइब का बटन होता है वहीं पर आपको एक ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ज्वाइन बटन पे जाकर चेक करो और जो एलटी का लेवल है उस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना चाहते हो पूरे एलटी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम अचीवर्स है। आपको डाउनलोड करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लिंक पर क्लिक करके अचीवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर जाकर हमारा जो कोर्स चल रहा है उसकी सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, वहां पर डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। साइंस और एसएसटी के भी वहां पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।